खबर है कि जो लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए बड़ी चिंतित है। और खासकर जो मिडिल ईस्ट के, जो खासकर आपको बताऊं, ये जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन देश में, जो मिडिल ईस्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, उसके प्रति बड़ा चिंता है सुप्रीम कोर्ट को। अब एक मुद्दा आया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि इनको, ये लोग, ये जो छात्र हैं मेडिकल में बैठना चाहते हैं, अब जब नागरिकता छोड़ चुके हो, भारत की नागरिकता में जो प्रावधान है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो अब आप चाहते हो कि आप भारत की भी सुविधाओं का लाभ लें अपनी नागरिकता छोड़कर। और मिडिल ईस्ट में ये जो फैसला, मिडिल ईस्ट के छात्रों के प्रति जो संजीदगी है, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दूसरे देश के नागरिकों को बुलाकर भारत की नागरिकता दी जा सकती है, यानी कोई अप्लाई करता है उस पर व्यंग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, कमाल है। तो प्रवासी भारतीय नागरिकों, ओआईसी, प्रवासी भारतीय नागरिकों यानी जिन्होंने नागरिकता छोड़ दी, और अनिवासी भारतीय नागरिकों, एनआरआई, इस दोनों में अंतर है। एनआरआई के पास आज भी भारतीय नागरिकता है तो उनको भारत से सुविधाएं मिलती हैं। प्रवासी वो हैं जिन्होंने नागरिकता छोड़ दी, और दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहती है आप समझ जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब दूसरे देश के नागरिकों को बुलाकर भारत की नागरिकता दी जा सकती है, तो प्रवासी भारतीय नागरिकों यानी ओसीआई के साथ यह रवैया अलग क्यों है। अदालत ने कहा कि ओसीआई छात्रों को मौजूदा शिक्षण सत्र के लिए खुली श्रेणी की सभी मेडिकल सीटों पर भारतीय नागरिकों की तरह प्रवेश देने पर विचार आप कीजिए, केंद्र सरकार को कहा। कमाल नहीं हो गया कि भारत के छात्रों के पूरे अधिकार को ही गलत करने के लिए तरह तरह की व्यवस्था कर दी गई है। अब ये लोग आएंगे तो एग्जाम में तो अगर 10 सीट है तो इसमें तो इनको भी चाहिए, नागरिकता भी छोड़ते हो और हमारी सीट भी लोगे। पर अदालत है भाई, शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे छात्रों को एनआरआई छात्रों की सीटों या कोटा तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। अब इन लोगों को एनआरआई छात्रों की कोटा में सीमित किया गया है, पर मिलॉर्ड चाहते हैं कि नहीं, एनआरआई नहीं, जो सामान्य जो कोटा चल रहा है उसमें आप इनको सीट दे दीजिए। मतलब भारत के छात्रों का अधिकार काटकर, मिलॉर्ड कह रहे हैं, भारत के छात्रों के अधिकार छीनकर वो जो प्रवासी बन चुके हैं उनको दे दीजिए। ये कितनी बड़ी विडंबना है, और इस पे चर्चा नहीं हो रही। इस पे विचार करने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने गृह मंत्रालय की 4 मार्च की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर एक अंतरिम आदेश पारित किया। अधिसूचना में अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा जैसे नीट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा में ओसीआई को अनिवासी भारतीय के बराबर रखा गया था, यानी जो प्रवासी भारतीय हैं उनको एनआरआई के समकक्ष रखा गया, जिससे वे केवल एनआरआई सीटों के लिए आवेदन करने के योग्य हैं। एनआरआई जो है उनके पास नागरिकता है, जो प्रवासी है उनके पास नहीं है, फिर भी भारत ने एनआरआई कैटेगरीज में इनको डाला। अब मिलॉर्ड चाहते हैं, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ, और खासकर मिडिल ईस्ट को लेकर ज्यादा ही चिंता है कि इन लोगों को भारत के छात्रों के अधिकार को काट कर इनको दे दिया जाए। वो बाहर भी मौज कर रहे हैं और वो बाहर की सुविधा भी वो भोगे, और भारत के जो छात्र हैं जो यही हैं उनकी सुविधा भी काट कर इनको दी जाए। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि देश के अल्पसंख्यकों को राइट दिया जा रहा है, हिंदू की सुविधाओं को काट कर। अब कैसे काट कर? हिंदू अपने पूजा पद्धति का, धर्म का प्रचार नहीं कर सकता, उनको अनुच्छेद 25 देता है। भारत समानता का दावा करता है लेकिन समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। अनुच्छेद 48 कहता है कि गोवंश के वध नहीं होने चाहिए, पर उनको सुविधा दिया गया है खाने पीने का, गोवंश खाने का। तो वही स्थिति अब सुप्रीम कोर्ट हमारे छात्रों के साथ करना चाहती है। अब आप सुनिए, पीठ ने केंद्र सरकार की एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि जब आप पड़ोसी देशों से गैर भारतीयों को भारत में नागरिकता दे सकते हैं, याद रखिए ये सुप्रीम कोर्ट सीएए को लेकर बोल रही है। आप दर्द देखिए, सीएए में जो जिनका उत्पीड़न हुआ है दूसरे देशों में, जिन अल्पसंख्यकों का, और जिस इस्लामिक रिपब्लिक
पाकिस्तान, अफगानिस्तान में दूसरे अल्पसंख्यकों के राइट नहीं है, उनको जो मारा पीटा गया है, आज अफगानिस्तान की जो हालत है, उसमें जब सीए वाली बात, वो सुप्रीम कोर्ट को चुभा। ये पीठ ये क्या कह रही है, ध्यान से सुनिए। जब आप पड़ोसी देशों से गैर भारतीयों को, अब ध्यान दीजिए, भारत में नागरिकता दे सकते हैं, तो ओसीआई तो कहीं अधिक भारतीय हैं। कैसे हैं भाई, नागरिकता छोड़ दिए और वो वहां का सुविधा ले रहे हैं। ओसीआई को उस देश में सारी सुविधाएं हैं, और ये जो उत्पीड़ित हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हैं जो दूसरे देश में हैं, उनको तो खाने की सुविधा नहीं मिला, रहने की सुविधा नहीं, उनकी बेटियां उठाई जा रही है, उनकी बेटियों को का धर्मांतरण कराया जा रहा है, उनकी बेटियों के दुष्कर्म हो रहे हैं। मिलोड, आपने कैसे कर दिया कि उनसे अधिक भारतीय हैं जिन्होंने यहाँ के सुविधा को छोड़ के वहां का सुविधा चुना? मतलब आप देखो, ये दर्द देखो सुप्रीम कोर्ट का, कि मिडिल ईस्ट के में जो रह रहे हैं मोटा मोटा, वो ज्यादा भारतीय हैं बनिस्पत एक जो हमारे हरे पड़ोस में एक उत्पीड़ित हिंदू की अपेक्षा। ये भारत के लोगों को बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के रवैये क्या है, और हर फैसले का, अभी आपने कहा तो उसका मैंने तारीफ भी किया, परसों आपने कहा उसकी तारीफ भी की, पर आज आप ये इस मामले में अति कर रहे हैं कि भारत के छात्रों के अधिकार छीन लिया जाए। एनआरआई कोटा तो दिया है भारत सरकार ने, फिर क्यों दिया अधिकार छीना जाए? और कहा कि भारत समावेशी वसूलों के लिए जाना जाता है, पूरे दुनिया का कूड़ा कबाड़ा हम भर लें अपने यहाँ। अगर भारत समावेशी वसूलों के लिए जाना जाता है, तो इन्होंने भारत की नागरिकता क्यों छोड़ी? हमने सबके ठेके ले लिए, हमने दुनिया भर के। कोर्ट ने कहा कि आप सीए, देखिए मैं जो कह रहा था, आ गई कोर्ट, सीए क्या करता है, यह गैर नागरिकों को भी इस देश का नागरिक बनाता है। यानी जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ को पीड़ा ये है कि सीए में उत्पीड़ित जो, जिनका धर्म छीना गया, बेटियां छीनी गई, संपत्ति छीना गया, अधिकार छीने गए, उनको राइट ना दो। ये बिल्कुल एंटी सीए मूवमेंट जो सड़क पे चल रहा था शाहीन बाग वालों का, उसी को कहीं ना कहीं उसी लाइन पे है। लेकिन जो प्रवासियों को आप क्यों नहीं दे रहे? अब इस पर सरकार के वकील ने अधिसूचना का, ये जो सरकार के ने अधिसूचना जारी किया, उनको एनआरआई कोटा में डाला है। कहा कि ओसीआई तकनीकी और शिक्षा के क्षेत्र में, सरकार कह रही है, सीमित संख्या में सीटों के लिए एनआरआई के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रवासी और अनिवासी दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे और उनकी फीस संरचना भी एनआरआई की तरह होगी। ओसीआई के साथ असाधारण विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ने का निर्णय लिया है। जिन लोगों ने स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ा, मिलॉर्ड चाहते हैं कि उनको भारत के छात्रों का अधिकार छीनकर उनको यहां मेडिकल में और नीट की एग्जाम, इन सब में उनको जगह दिया जाए। जो आदमी भारत से की नागरिकता छोड़ चुका, वो भारत के प्रति कितना वफादार होगा? यानी सीए के साथ इसकी तुलना नहीं हो सकती, लेकिन जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि कोई पैरामीटर है न्याय का क्या, या कुछ भी। और न्याय वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, यहां न्याय सब्जेक्टिव दिख रहा है, बिल्कुल सब्जेक्टिव दिख रहा है। यानी वो एक मिडिल ईस्ट के छात्रों की चिंता में दुबला होता जा रहा है, परंतु जो हिंदू सिख मारे जा रहे हैं हमारे पड़ोस में, उसकी चिंता उन्हें नहीं है। उनको वो व्यक्ति जो उत्पीड़ित होने के कारण अपनी नागरिकता छोड़ के यहां आ रहा है, उसकी तुलना मिलॉर्ड उन व्यक्ति से कर रहे हैं जो स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़कर भारत से गया है बाहर। यानी कितनी पीड़ाजनक बात है, और कितनी शर्म भी आनी चाहिए कि किन लोगों की तुलना की जा रही है। समानता के अधिकार की बात करते हैं, तो क्या उत्पीड़ित नागरिक और स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ने वाले एक समान हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो सरकार के वकील ने कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ने का निर्णय लिया है और एनआरआई के विपरीत किसी अन्य राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा दिखाया है, मिडिल ईस्ट हो या जिसके प्रति। आप मिडिल ईस्ट के प्रति निष्ठा दिखाएंगे और आप चाहेंगे कि यहाँ के अधिकारों का कोटा छीन लिया जाए, यहाँ के छात्रों का कोटा छीन लिया जाए। एनआरआई आज तक भारतीय बने हुए हैं, उन्होंने अपनी नागरिकता नहीं छोड़ी है।
पर जो प्रवासी हैं, ओसीआई हैं, उन्होंने अपनी नागरिकता छोड़ी है और दूसरे राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन किया है। मिलॉर्ड चाहते हैं उन जो सऊदी अरब के प्रति निष्ठावान है उनको यहाँ के छात्रों के अधिकार छीनकर दे दिए जाए। स्वाभाविक है, जब इस कोटे में रहेंगे तो यहाँ एक छात्र का अधिकार ही तो मारा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की समानता का सिद्धांत है। अब ओसीआई क्या कह रहे हैं, तो पीठ कह रही है ओसीआई भी भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के होने से क्या है, आपने तो भारत अपनी नागरिकता छोड़ दी कि वो भारतीय मूल के हैं, बाहरी नहीं है। अरे कैसे बाहरी नहीं है, आपने निष्ठा सऊदी अरब के प्रति दिखाया है, दुबई के प्रति दिखाया है, कोई यूरोप के प्रति दिखाया है, तो आपने तो भारत के प्रति आपकी जब निष्ठा ही नहीं है तो आप तो बाहरी हुए ना भाई। अब मिलॉर्ड कह रहे हैं वो देश के लिए डॉलर भेजते हैं, डॉलर में देश खरीद लो मिलॉर्ड जी। वो देश के लिए डॉलर भेजते हैं, क्या ये तर्क होगा कि देश के लिए वो डॉलर भेजते हैं इसलिए भारत के अधिकार, छात्र के अधिकार छीन लिए जाएं? ये तर्क हो सकता है क्या? वो कह रहे देश के लिए डॉलर भेजे हैं लेकिन उनमें से कई के पास एनआरआई की तरफ पैसे नहीं। अब देखिए यहां मिलॉर्ड ने एक क्या खेला, विक्टिम कार्ड, क्योंकि एनआरआई के पास पैसे हैं और जो मिडिल ईस्ट में काम करने का उनके पास पैसे नहीं है, यानी सरकार इस आधार पर भेदभाव कर रही है। मतलब कोर्ट भी विक्टिम कार्ड खेलती है। अब आपको इस पूरे फैसले में दिखेगा उनकी एक जायज उम्मीद थी लेकिन अचानक आपने वो लाभ वापस ले लिया। इस तरह की अधिसूचना को पहली नजर में मनमाना घोषित किया जा सकता है। मिलॉर्ड ये आपके फैसले मनमाने दिख रहे हैं, सरकार के नहीं। सरकार ने, जिसने स्वेच्छा से नागरिकता छोड़कर किसी और देश के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित की, उसे उन नागरिकों के समकक्ष रखा है जो भारत की नागरिकता रखे हुए हैं, यानी कि एनआरआई है। फिर भी आपको ये लगता है तो मिलॉर्ड जस्टिस अब्दुल नजीर साहब, जस्टिस कृष्ण मुरारी जी, मैं तो कहूंगा कि भारत की न्यायिक प्रक्रिया में बहुत सुधार की आवश्यकता है। ये जो व्यक्तिनिष्ठता है, सोच में वस्तुनिष्ठता का जो अभाव झलक रहा है न्यायाधीशों में, वो देश के लिए उचित नहीं है। भारतीय संविधान का पालना भी वो नहीं करा रहा और कानून की पालना तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो है जस्टिस नजीर ने कहा कि सरकार के पास इस तरह की अधिसूचना जारी करने की शक्ति हो सकती है लेकिन अचानक इसे लागू किया गया था जिससे समस्या पैदा हुई। यानी आपके पास है शक्ति लेकिन आपने अचानक क्यों लागू कर दिया? कानून बनाने का अधिकार मिलॉर्ड ये संविधान विधायिका को देता है और ये एक दूसरे के अगर लाइनों को नहीं समझेंगे तो देश में एक तरह की बेचैनी बढ़ जाएगी, देश में एक तरह की अव्यवस्था बढ़ जाएगी और फिर वो अवस्था क्या पैदा कर सकती है ये मैं आपको तीसरी खबर में बताऊंगा। और ये तीसरी खबर है आसाम से। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने साफ कहा कि घुसपैठियां जो बढ़ रहे हैं आसाम में, इसी तरह घुसपैठिए रहे तो साल 2050 तक जनसंख्या के बल पर सत्ता समीकरण को ये बदल देंगे, यानी घुसपैठिए अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं हेमंत बिस्व शर्मा जी से कहना चाहूंगा कि घुसपैठिए तो अब तक अपना वो मुख्यमंत्री बना ही रहे थे, नाम भले हिंदू था, कांग्रेसी तो उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं क्योंकि वही उनके लिए आधार से लेकर वोटर से लेकर सब व्यवस्था करते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि ये अपने घुसपैठ और जनसंख्या के बल पर पूरे सत्ता के समीकरण को बदल देना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने रूपरेखा तैयार की हुई है ये जो है, और इसीलिए वो लगातार जो है अपने घुसपैठ के बल पर जो है एक सरकार को, पूरे सिस्टम को प्रभावित करना चाहते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा अवैध रूप से बसने वाले आपदाओं से प्रभावित होने का दावा करते हैं और यह एजेंडे के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, बिल्कुल एजेंडे के साथ। मैं किसी विशेष समुदाय का नाम नहीं ले रहा हूं, हेमंत बिस्व शर्मा ने कह दिया, क्योंकि मिर्ची तो लग रही है। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि यह इस्लाम के अनुयायियों के द्वारा किया जा रहा है क्योंकि स्वदेशी असमिया मुसलमान इसका हिस्सा नहीं है। स्वदेशी असमिया मुस्लिम नहीं हो साहब है, ये म्यांमारी और बांग्लादेशी। इन घुसपैठियों का सामूहिक उद्देश्य साल 2050 तक असम की सत्ता को पूरी तरह से बदल देने का है। आपको ध्यान होगा कि एक हफ्ते पहले ही 2 घुसपैठिए हरे टिड्डे
मारे गए थे जब असम की पुलिस अवैध कब्जे को छुड़ाने गई थी, हटाने गई थी, अवैध कब्जे को ध्वस्त करने गई थी, जिसमें इन घुसपैठियों ने जो हमला किया उसमें 11, तब तो 9 मैंने आपको बताया था और 2 और बाद में संख्या आ गई, 11 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और 20 नागरिक भी घायल हो गए थे। इसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने की सरकार की आलोचना हुई क्योंकि पुलिस ने 2 घुसपैठियों को सीधे ठोक दिया और उन्होंने साफ कहा था कि जमीन पे अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और असम के सोनितपुर, होजाई और दरांग में एक पूरा अभियान चलाया जा रहा है कि इन लोगों को, ये जो बांग्लादेश से आए हैं, इन घुसपैठियों को जो जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं और मूल असमिया कल्चर को हटाना, बदलना चाहते हैं, उनको हटाया जाए। और इसलिए आज उन्होंने कहा ये एक दिन पहले कि इनकी मंशा कुछ और ही है। ये 2050 में अपना पूरे सत्ता को अपनी तरफ करना चाहते हैं, सत्ता में अपने लोग बैठाना चाहते हैं, ये पूरे सत्ता के समीकरण को बदलना चाहते हैं। इसका एक और आधार मैं आपको आज की चौथी खबर से दूंगा जो नेशनल है। चौथी खबर आपको कि कोई ये जो हरे टिड्डे हैं बड़े पद पर जाकर भी अपनी इस मजहबी मानसिकता से मुक्त नहीं होते और आपको उत्तर प्रदेश के आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के बारे में पता, तो मैंने भी बताया था और सबने बताया होगा कि वो आदमी आईएएस पर होते हुए भी अपने सरकारी आवास में धर्मांतरण का रैकेट चलाता था और यूपी एसआईटी, वहां भी आसाम की तरह उत्तर प्रदेश में एक योगी मुख्यमंत्री हैं, आसाम में भी हिंदूवादी मुख्यमंत्री हैं और हिंदूवादी क्या कहिए, आप कहिए कि संविधान को लागू करने वाले मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में भी संविधान को लागू करने वाले मुख्यमंत्री हैं। बाकी सरकारें संविधान लागू नहीं करती, सिर्फ हरा टिड्डा तुष्टिकरण करती है। तो यूपीएसआईटी को इफ्तिखारुद्दीन के 60 से ज्यादा वीडियो मिले हैं जिसमें इफ्तिखारुद्दीन ने धर्मांतरण को बढ़ाने का काम किया है। यानी एक आईएएस जो आज की मोदी सरकार सोचे, और क्योंकि उनके मंत्री ने दावा किया था, जो अल्पसंख्यक मंत्री, कि हमने यूपीए से 7% ज्यादा अल्पसंख्यकों को पैसे दिए और वो करीब 22,000 करोड़ रुपए दिए। आप सोचिए कि आईएएस आईपीएस बनकर ये क्या कर रहे हैं। आप वक्फ के जरिए जो उनको 1 लाख रुपए यूपीएससी की तैयारी में दे रहे हैं, सोचिए ये इफ्तिखारुद्दीन जैसे लोग आईएएस बनकर पूरे हिंदू समाज को कैसे दीमक की तरह चाट रहे हैं। आप सोचकर देखिए, मैं आपको सिर्फ सोचने के लिए कह रहा हूं। जो आप कह रहे हैं अदालत में कि हिंदू दबंग है, क्या कोई हिंदू सरकारी आवास में बैठकर घर वापसी कराने का कोई रिकॉर्ड है आपके पास किसी आईएएस आईपीएस द्वारा? लेकिन एसआईटी यूपी के कानपुर के मंडलायुक्त रहे पूर्व, जिनको हटाया गया आईएएस अफसर, कानपुर का मंडल आयुक्त रहा है। इफ्तिखारुद्दीन के करीब 60 वीडियो मिले हैं जिसमें वो धर्मांतरण करवा रहा है, धार्मिक तकरीर कर रहा है। मंडल आयुक्त के पद पर रहते हुए आईएएस इफ्तिखारुद्दीन ने अपने सरकारी आवास से लेकर ऑफिस तक में धर्मांतरण की मुहिम छेड़ रखी थी। धर्मांतरण को, हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करने का धंधा चला रहा था। ये वीडियो इफ्तिखारुद्दीन के कानपुर का मंडल आयुक्त रहते हुए हैं। यानी इससे पहले उसने कितने धर्मांतरण कराए होंगे आप सोचिए। उसने सरकारी आवास को धर्मांतरण का अड्डा बना रखा था। इस वीडियो में इफ्तिखारुद्दीन किसी की तकरीर सुनते या खुद तकरीर करते नजर आ रहा है। एसआईटी ने मंडलायुक्त के तौर पर घर पर तैनात रहे 2 कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। इस पूछताछ में क्या आया है कि जब यूपी में समाजवादी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुल्ला मुलायम और उसके नकोड़े बेटे की सरकार, इन लोगों, मैं कह रहा हूं जाति पाति भूलिए, ये लोग आपके वजूद को नष्ट करने के लिए आपको जातियों में बांटते हैं। ये जो लालू मुलायम जैसे लोग हैं, ये भारत की बर्बादी कांग्रेस ने जैसा की उसी बर्बादी की राह पर भारत को धकेलने वाले लोग हैं। ये पूछताछ में आया कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब इफ्तिखारुद्दीन कानपुर का मंडलायुक्त बना था। इफ्तिखारुद्दीन ने अपने घर से लेकर दफ्तर तक में इस्लाम मजहब के प्रचार की मुहिम चलाई हुई थी। एसआईटी ने इफ्तिखारुद्दीन की कानपुर में तैनाती के दौरान 60 से अधिक वीडियो बरामद किए हैं
सभी वीडियो कानपुर मंडल आयुक्त के आवास के हैं। इन वीडियो में मजहबी कट्टरता फैलाने, धर्मांतरण की मुहिम को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। हर वीडियो में इफ्तिखारुद्दीन मौजूद है और वहीं किसी में मौलाना की तकरीर वो सुन रहा है, तो किसी वीडियो में वो खुद ही तकरीर दे रहा है धर्मांतरण को बढ़ाने के लिए। अब वो कह रहा है, जो एसआईटी की जांच है, कि ये इफ्तिखारुद्दीन जब कोई भी इस्लामिक दाढ़ी नहीं रखता था तो नाराज होता था। ये इतना कट्टर है, ये आईएएस है। ये जो 22,000 करोड़ आप दे रहे हैं, 1 लाख रुपए इनको यूपीएससी की तैयारी के लिए दे रहे हैं, और अल्पसंख्यक के कितने अधिकार देने, सच्चर कमेटी इनडायरेक्टली लागू कर दिए हैं। सरकार देखिए आप कि आईएएस के नाम पर ये हिंदुओं का कितना बड़ा शत्रु है। ऐसे कितने आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे। एसआईटी की अगुवाई कर रहे सीबीसीआईडी के डीजी जीएल मीना भी कानपुर में मौजूद थे। मंडल आयुक्त अवसर पर तैनात दोनों कर्मचारियों ने पूछताछ में एसआईटी को बताया है कि इफ्तिखारुद्दीन मूर्ति पूजन और हाथ में कलावा बांधने पर भड़क जाते थे। कोई मूर्ति पूजा नहीं कर सकता है। आप देखिए, मैं आपको, और वही तकरीर आपको आरएसएस में सुनाई दे रही है। यानी मानसिकता कहां जा रही है, आप देख रहे हैं। वो इफ्तिखारुद्दीन अपने मजहब से नहीं डिगा, आईएएस होकर भी हम डिग जाते हैं। वो मूर्ति पूजा का विरोध करता था, कलावा भी कोई हिंदू बांध के आया तो उससे तुड़वा देता था अधिकारी। दूसरी तरफ अगर कोई हरा टिड्डा कर्मचारी दाढ़ी नहीं रखता था, नमाज अदा नहीं करता था, तो उससे नाराज हो जाता था कि तुम सच्चे हरे नहीं हो, सच्चे हरे टिड्डे नहीं हो। एसआईटी की जांच में ये पता चला है कि मंडलायुक्त दफ्तर में अपनी समस्याएं लेकर जो भी आते थे शिकायतकर्ता, उन्हें भगा दिया जाता था। इसके बाद इफ्तिखारुद्दीन के घर होने वाली तकरीर में शामिल कोई मौलाना उनके पास पहुंचता और आसमानी किताब देकर कहता कि तुम्हारा काम अब कमिश्नर साहब बना देंगे। यानी कैसे धर्मांतरण करता था इफ्तिखारुद्दीन एक आईएएस, समझिए कि जो शिकायत करता उसके पास पहुंचता, उसे भगा दिया जाता, उसकी शिकायत नहीं सुनी जाती। बाद में मौलाना जाता, कट्टरपंथी मौलाना, उनके हाथ में वो आसमानी किताब देता और कहता अब तुम जाओ आईएएस साहब के पास। आईएएस साहब के पास वो जाता कि हम आसमानी किताब कबूल कर लिए हैं, तो वो आईएएस इफ्तिखारुद्दीन कहता अब तुम्हारा काम हम कर देंगे। ऐसे पीड़ित करके हिंदुओं को इस्लामिक बनाया है इफ्तिखारुद्दीन ने, और इसीलिए हम वजीफा दे रहे हैं, इसीलिए हम सच्चर कमेटी लागू कर रहे हैं, इसीलिए हम उनको 22,000 करोड़ दे रहे हैं, इसीलिए हम यूपीएससी की तैयारी में पैसे दे रहे हैं कि वो आसमानी किताब का प्रचार करके हिंदुओं को जो है हरा टिड्डा बनाए। ये रिपोर्ट जो है 5 अक्टूबर को जो है अदालत में पेश होगी। कानपुर की सीटीएस जो है उसमें आरोप लगाया था कि जब उसकी बस्ती में मेट्रो प्रोजेक्ट में उजाड़ी जाने जब उनकी बस्ती मेट्रो प्रोजेक्ट में उजाड़ी जाने वाली थी तो वो कमिश्नर के पास पहुंचे थे। इस पर वायरल वीडियो में कमिश्नर इफ्तिखारुद्दीन के साथ नजर आए। मोहिउद्दीन उसके पास आए और आसमानी किताब देकर कहा कि अब कमिश्नर तुम्हारी मदद करेंगे। मामले में एसआईटी 5 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। यानी सोचिए ये आईएएस बन के भी कैसे धंधे चलाते हैं, अपने मजहब के प्रति ये कितने जागरूक हैं। मैं कट्टर तो कहूंगा लेकिन जागरूक, कि पीड़ित पक्ष को आसमानी किताब देके मौलवी द्वारा और अपने पास बुलवा के उसका प्रॉब्लम सॉल्व करता है और तुम अब आसमानी मजहब अपना लो। वो कितने जागरूक हैं, कट्टर जागरूक हैं, और हिंदू ही करने में ही उनका समय बीतता है। आप बात करोगे तो क्या कट्टरता है, फैनेटिज्म है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम समाज में नफरत फैलाते हो। वो आईएएस नफरत फैला रहा है या हम फैला रहे हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है। नहीं समझिएगा तो मारे जाइएगा, इसमें तो कोई शक कहीं से अब रह ही नहीं गया है। और जो लोग नहीं समझ रहे हैं, आप ये तय मान के चलिए कि वो अपने आने वाली, उन्हीं के शब्दों में कहूं, नस्लों को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो उनकी हालत है, उनकी जो हस्र है, उन्हीं के शब्दों में उर्दू में बहुत बुरी होने वाली है। जो हिंदू समझदार है वो नहीं मर रहा, रिंकू जैसे हिंदू मर रहे हैं जो ब्लड डोनेशन उनको करते हैं। जो भ्रमित है वही मरता है, जो भ्रमित नहीं है वो नहीं मरने वाला।